नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीजी अभ्यास में। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर हाजिर हूँ प्रैक्टिस सेट और ये आपके आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और हमारे पुराने सभी वीडियो के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखे हुए, वहाँ से जाके इसको आप देख सकते हैं। तो समय नष्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना पहला सवाल। पहला सवाल है कि निम्न में कौन उग्रवादी राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में नहीं थे, अर्थात कौन से उग्र दल के नेता नहीं थे। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा, बाल, पाल और लाल। ठीक है, जैसे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। तो यहाँ पे देखिए तीनों विकल्प में दिया हुआ है। तो अर्थात गर्म दल के नेता कौन नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले ये नरम दल के थे और गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ये भी याद रखना, प्रश्न पूछा जा चुका है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है कि किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या मोतीलाल नेहरू। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? अर्थात क्या होगा यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो एक साथ, तो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन कर सकता है? तो इसका यहाँ पे विकल्प देखते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। और भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसा एक बार हो चुका है कि एक थे हमारे एम हिदायतुल्लाह, ये एक बार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं और ऐसे बनने वाले ये भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मेघालय का लोक नृत्य है। तो दोस्तों यहाँ पे मेघालय का जो लोक नृत्य हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लाहो। ठीक है, और ये जो बम्बू नृत्य है ये आपका मिजोरम का होता है, इसको ध्यान रखेंगे। ये आपका बम्बू नृत्य जो होता है या मिजोरम का होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सारे पीसीएस के प्रश्न ध्यान दीजिएगा। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। विकल्प में दिया है कुल जनसंख्या से, बच्चों की जनसंख्या से, वयस्कों की जनसंख्या से या 7 वर्ष की उम्र के ऊपर की जनसंख्या से। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो साक्षरता होती है, साक्षरता की परिभाषा क्या होती है? साक्षरता की परिभाषा होती है कि 7 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी आपके जनसंख्या होती है, वह यदि भारत के संविधान में वर्णित 8वें अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं को, उनमें से किसी भी एक भाषा को लिखकर पढ़कर समझ ले तो वह साक्षर कहलाता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका विकल्प डी, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, अर्थात मिट्टी के कटाव को या मृदा अपरदन को रोका जा सकता है किसके द्वारा? सघन वर्षा से, गलत जवाब। वनासन से, गलत जवाब। अतिचारण अर्थात जो चरती हैं भैंसे या गाय, जो चरती हैं खेत खलिहान या जो भी होता है घास वगैरह, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन रोपण, अर्थात वृक्षों के लगाने से मृदा के कटाव को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है कि सारगासो समुद्र की विशेषता है। तो दोस्तों पहले सारगासो समुद्र की एक विशेषता मैं अलग से बता देता हूँ कि सारगासो समुद्र अटलांटिक महासागर के बीच में वह हिस्सा है जिसको सारगासो सागर कहते हैं, और यह एक बिना किनारे वाला समुद्र है। ध्यान दीजिएगा, अटलांटिक महासागर में। और इसकी यहाँ पे जो दिए गए चारों विकल्प में इसकी विशिष्टता अगर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा आंसर डी, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, एजेंडा 21 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एजेंडा 21 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको देखते हैं। सबसे पहले ये ध्यान देंगे यहाँ पे कि एजेंडा 21 का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो आपको बता दूँ 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ था? पृथ्वी समिट हुई थी। ये याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जा चुका परीक्षा में कि पृथ्वी समिट कहाँ हुई थी, कब हुई थी। तो 1992 ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुई थी। तो वहीं पे एजेंडा 21 का
जो आपका कॉन्सेप्ट है ये वहाँ पे डेवलप हुआ और इसका संबंध होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्थात सतत विकास से इसका संबंध होता है। अगला प्रश्न है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है जो मोदी सरकार ने चलाया था, मेक इन इंडिया, उसमें एक लोगो बना हुआ है। उस लोगो में जो एनिमल है वो है आपका शेर, लॉयन याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन जैविक संसाधन नहीं है, अर्थात एबायोटिक पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चारों विकल्प को अगर अच्छे से हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये इन तीनों का संबंध जीवों से होता है, ठीक है। जैसे कोयला क्या होता है आपका, लकड़ी, लकड़ी क्या होता है आपका, वृक्ष, ये आपका सजीव होता है। मछली, पेट्रोलियम में वही हाल है। ये जो आपका शुद्ध जल होता है ये आपका जैविक संसाधन नहीं है। तो इस प्रश्न संख्या 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा शुद्ध जल, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि नीली नील, पहले बताइए नीली नील क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि जो विश्व की सबसे लंबी नदी है अफ्रीका महाद्वीप में जिसका नाम है नील नदी, उस नील नदी की दो सहायक नदियां होती हैं, एक होती है नीली नील और एक होती है श्वेत नील, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, उसकी जो सहायक नदी है नीली नील, या कहाँ से निकलती है, किस झील से। तो एक देश है अफ्रीका महाद्वीप में इथोपिया, इथोपिया देश में एक झील है ताना झील, तो उसी ताना झील से नीली नील का उद्गम होता है, इसको याद रखेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न हो सकता है ये आपके लिए। अगला देखते हैं प्रश्न, निम्न में कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बेटला, गुगमल या इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है। देखो ये प्रश्न थोड़ा सा, इसको मैं सरल शब्दों में बताता हूँ। ये प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित किन किन आधारों पे अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति महोदय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, ये इसका मतलब है। तो सबसे पहले आपातकाल का जो अनुच्छेद होता है इसको आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ठीक है। और इसकी उद्घोषणा करने का अधिकार किसको है, तो राष्ट्रपति को है, ये ध्यान रखेंगे। 2 प्रश्न यहाँ से आपका हो गया। तीसरा आते हैं अपने मेन प्रश्न पे। यहाँ पर क्या है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इन तीनों के आधार पर ही भारत में आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जा सकता है। पहले शब्द हुआ करता था आंतरिक अशांति, लेकिन क्या हुआ था 1975 में एक बहुत ही विवादित आपातकाल लगा था, जिस समय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी और उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। तो वो बहुत विवादित था। उसके बाद क्या हुआ, संविधान में संशोधन करके आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया और उसके जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द लगा दिया गया। तो इस प्रश्न के अनुसार इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा विकल्प डी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था। रटने वाला प्रश्न है, ये आपका विकल्प हो जाएगा बी, 58वां संविधान संशोधन 1987, इसको आप रट लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था। तो योजना आयोग का अंत जो है ये किया था आपका नरेंद्र दामोदर दास मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान। और इसके जगह पर क्या हुआ था कि 2015 में एक नीति आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। तो कौन सा आयोग नहीं रहा, योजना आयोग नहीं रहा। कौन सा राज्य अब राज्य नहीं रहा, जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। ये आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है, इसको आप रट लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से दिए गए विकल्प में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। इसको याद रखेंगे, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था किस चार्टर एक्ट के द्वारा। 1793, 1813, 1833, 1853।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा, 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका बेसिक नीड की फसलें हैं वो उसमें से कौन कौन सी हैं। जैसे आपका चावल हुआ, गेहूं हुआ, दाल हुआ, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट आंसर तिलहन। अगला प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने योग्य जो आयु वर्ग है बच्चों की, वह आयु वर्ग कितनी है। तो वही देखिए, अभी जो अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है उसमें भी आपका 6 से 14 वर्ष दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बालक बालिका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम किस राज्य की थी। झारखंड, उड़ीसा, बिहार या छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिहार। बिहार की साक्षरता दर ये दिए गए चारों राज्यों में सबसे कम थी। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। मूल अधिकार, संविधान की उद्देशिका, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व या विकल्प डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या इसी को कहते हैं अनुच्छेद 32। इसके बारे में बता दूं कि अनुच्छेद 32 को गारंटी कार्ड कहा जाता है। यह एक ऐसा मूल अधिकार है जो बाकी मूल अधिकारों को लागू करवाने की ताकत रखता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके इसी विशेषता के कारण संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की हृदय एवं आत्मा कही थी। इसको याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। चलिए थोड़ा सा क्रम चेंज हो गया है प्रश्न का, इसको ध्यान मत दीजिए। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ द रिलीजन्स में भाग लिया था, अर्थात धर्म संसद शिकागो में हुआ था। और ये कब हुआ था, 1893 में, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा चीज़, भारत के तरफ से वहाँ पे कौन प्रतिनिधित्व किया था, तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। इसको याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न साबित हो सकता है। नेक्स्ट, द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इसको याद रखेंगे। ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ये आपका यहाँ से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, इसको याद रखेंगे। अगला है श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति का एक अन्य नाम ध्यान रखेंगे, इसी को कहा जाता है ऑपरेशन फ्लड, इसको याद रखेंगे। फ्लड माने बाढ़ होता है, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड, या इसी को श्वेत क्रांति कहते हैं। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे होता है, दुग्ध उत्पादन से होता है या दूध के उत्पादन से होता है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, और वर्गीस कुरियन, हाँ ध्यान रखेंगे, वर्गीस कुरियन जो है ये श्वेत क्रांति के जनक है, इसको याद रखेंगे। जैसे ये एम.एस. स्वामीनाथन, ये आपके भारत के हरित क्रांति के जनक हैं, और विश्व के हरित क्रांति के जनक जो है बोरलॉग हैं, इसको भी याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी, इसको याद रखेंगे। जो पहली बैठक हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, वो हुई थी 1885 ईस्वी में, इसको ध्यान रखेंगे। और कभी कभी उमेश दिया रहता है और कभी कभी व्योमेश दिया रहता है, तो कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा आप लोग। उमेश चंद्र बनर्जी या वाई.सी. बनर्जी, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो कई क्षेत्रों में ये विभाजित किए गए हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्रक में क्या होता है कि आपका कृषि हुआ, पशुपालन हुआ, और आपका सेरिकल्चर, एपीकल्चर, जितने भी हम पढ़े हैं ये सारा आपका प्राथमिक क्षेत्रक में आ जाता है। तो ये आपका कृषि क्षेत्रक हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो तृतीय क्षेत्र है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका सेवा क्षेत्र कहलाता है। जैसे आपका परिवहन हुआ, कुरियर सेवा हुआ, या आपका कैब सेवा हुआ, या टीचिंग हुआ, या नर्सिंग हुआ, या परामर्श देने वाला काउंसलर हुआ, या आपका वकीली जो आपको सलाह देते हैं। तो जितने सेवा क्षेत्र हैं वो तृतीयक में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है तृतीयक।
आपका कभी कभी प्राथमिक पूछ लेता है आपका कृषि पशुपालन और एपीकल्चर, सेरीकल्चर, हार्टिकल्चर, ये सब याद रखेंगे, ये आपका प्राथमिक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। देखिए, अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है खुला अर्थव्यवस्था, एक होता है बंद और एक होता है मिश्रित। ठीक है, खुले का मतलब होता है कि मान लीजिए जैसे भारत है, तो खुले का मतलब कि आयात निर्यात आसानी से हो सकता है किसी 2 देशों के बीच में। ठीक है, और बंद का मतलब कि आयात निर्यात प्रतिबंधित हो, ना हम माल बाहर भेजेंगे ना बाहर से माल मंगाएंगे। ठीक है, अब मिश्रित का मतलब होता है कि जिसमें दोनों के गुण पाए जाए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, खुली कि बंद या मिश्रित? तो मिश्रित होगा, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया था। तो दोस्तों मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको मैंने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि 42वें में जोड़ते हैं, 44वें में घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हमेशा विकल्प में दोनों मिलेगा। जब भी 42 44 आंसर देगा आपको, तो पक्का बता रहा हूँ कि दोनों विकल्प आपको मिलेगा, 42 भी मिलेगा 44 भी मिलेगा। तो यहीं पे ध्यान दीजिएगा, पहले में होता है जोड़ना। ठीक है, मूल कर्तव्य जोड़ा गया था और आपके प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। और 44वें में क्या हुआ था, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 29 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। जहां पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 हुआ करता था, ध्यान रखना, वर्तमान में अनुच्छेद 31 नहीं है संविधान में। ठीक है, अनुच्छेद 31 जो है, जो कभी संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, वह निरसित हो चुका है और वह संपत्ति का अधिकार अब हस्तांतरित हो गया है कानूनी या विधिक अधिकार में अनुच्छेद 300 का के तहत। ध्यान रखेंगे, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार संविधान में है लेकिन मूल अधिकार नहीं है, वो कानूनी विधिक अधिकार, सामान्य अधिकार बन गया है। जहां पहले इसका अनुच्छेद 31 हुआ करता था, अब अनुच्छेद इसका 300 का हो गया है। ध्यान रखना, संपत्ति का अधिकार भारत के संविधान से हटा नहीं है, आज भी है, लेकिन पहले जहां पे अनुच्छेद 31 के अंतर्गत मूल अधिकारों में था, वहीं अब ये 300 का के तहत समान अधिकार में है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। यहाँ पर राज्यसभा होना चाहिए, इसको राज्यसभा कर दीजिएगा। देखिए होता क्या है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहली बात इसको ध्यान रखेंगे। और उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है, तो पहले क्या होता है कि राज्यसभा में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है जिसमें क्या होता है, लोकसभा की भी सहमति की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पहला विकल्प, राज्यसभा। ठीक है, और जिसमें क्या होता है, लोकसभा की सहमति की भी आवश्यकता पड़ती है, भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी ये बताया था, ये वाला प्रश्न है कि शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। हमेशा याद रखिएगा, 42वें से जोड़ा गया, 44वें से घटाया गया। तो 42वें से आपका 3 शब्द जोड़ा गया था, जिसमें से एक शब्द था धर्मनिरपेक्ष। इसी के साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन की सहायता से मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया था। प्रश्न संख्या 32 पे आते हैं। राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरना होता है, अर्थात राष्ट्रपति का जब पद किसी कारणवश खाली होता है, तो राष्ट्रपति के पद का एक शर्त होता है कि राष्ट्रपति का पद अधिकतम 6 माह तक ही खाली रह सकता है। अर्थात राष्ट्रपति का जो नया चुनाव होता है, वह पद खाली होने के 6 माह के भीतर करा लेना आवश्यक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। तो हमने बताया था कि संसद के 3 अंग होते हैं। एक होता है आपका लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, एक होता है प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति। तो विकल्प के अनुसार चलेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं होता है। संसद 3 चीज के मिलने से बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। हालांकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वो अलग की बात है। ठीक है, सॉरी।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है। अर्थात होता क्या है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा क्या होता है, कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। जब कभी किसी विषय पर कानून बनना होता है और आम सहमति नहीं बन पाती है लोकसभा और राज्यसभा में, तो क्या होता है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है कि दोनों सदन एक साथ बैठ के उस अमुख कानून को पास करेंगे। वहां पे क्या होता है, लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर होता है, राज्यसभा का प्रधान सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो भाई जब दोनों के अध्यक्ष उस मीटिंग में बैठे हैं, तो ये अपने लोकसभा का अध्यक्ष है, अपने राज्यसभा का अध्यक्ष है, तो दोनों में से अध्यक्ष कौन बनेगा उस संयुक्त बैठक की, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, वरीयता दिया जाता है स्पीकर को। स्पीकर क्या होता है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। स्पीकर के पास सभापति से दो बहुत विशेष अधिकार होता है। एक होता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, और कोई अगर विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक है, तो उसका जो निर्णय लेता है कि ये धन विधेयक है, ये निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा को के अध्यक्ष को ही प्राप्त है। ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ से प्रश्न संख्या 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विकल्प डी। चलिए लास्ट के दो प्रश्न और बचे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्न में से किसे सर्वोच्च माना गया है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म। दोस्तों निसंकोच सर्वोपरि है। सर्वोपरि क्या है, आपका संविधान है, इसको ध्यान रखेंगे। संविधान सबसे बड़ा है, और इस संविधान का एक यूनिक प्रश्न बता रहा हूं एनसीईआरटी का, इस संविधान का जो इकलौता व्याख्याता है वह आपका सर्वोच्च न्यायालय। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय इस संविधान की व्याख्या करता है। जब किसी केस में कोई क्रिटिकल पॉइंट फंसता है तो संविधान का व्याख्या करता है उस केस में, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। अर्थात भारत के किसी भी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी, तो ये हम सभी को पता है, हमारे उत्तर प्रदेश की बनी थी। और कौन बनी थी दोस्तों, दिए गए विकल्प में ये आपका हो जाएगा सरोजनी नायडू। सुचेता कृपलानी भारत उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, जबकि सरोजनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो दोस्तों बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिएगा। जो भी साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच।